जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ढांचे पे समाज आगे बढ़ सकता है, वही हम आगे लेके कर सकते हैं। तो आई कीप ट्राइंग टू टेल यंग पीपल कि अगर हमें हमारे आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल्स को समझना है, जिसमें आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 है, 17 है, 19 है, 325 है, 39 है, 39A है, 41A है। ये सब आर्टिकल्स हमको समझने के लिए हमें हमारा इतिहास भी समझना पड़ेगा कि क्यों इतने तेज आवाज से हमारे वो तबकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में ये बात रखी थी कि अगर हमें एक समाज उभर के लाना है ये देश में, तो देश एक जमहूरियत के ढांचे पे, लोकशाही के ढांचे, जो ढांचा और समानता में माने, we should create a structure which deepens equality. There's no voice and no sounds, no video. Habib bhai, there is no voice. हेलो, Yes ma'am, now you can continue. Yes, या yes कुछ ma'am. Now ब्रेक you हुआ can था continue. बीच में, आई डोंट नो व्हाई जी ब्रेक हुआ। जी जी yes yes continue please. ठीक है, Yes yes तो now बेसिकली ठीक है, अभी ठीक है। टू गो आउट एंड कम बैक। तो बेसिकली बात में ये कहना चाह रही थी कि हमें हमारे संविधान के ये we need to understand all these various articles of the constitution and then test those articles with the reality on the ground today. तो हमें आज ये सवाल करना पड़ेगा कि जो हमारे बराबरी के वसूल आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 19, 325, 39 और 41A में दिए गए हैं, क्या वो आर्टिकल्स की रियलिटी हमारे भारत हिंदुस्तान के वासियों के लिए रियलिटी है कि नहीं? And if they are not, what are the challenges before us? This is what the real challenge is before us today, and that is why we need to ask ourselves these questions. अभी मैं एक थोड़ी सी बात रखना चाहूंगी जिसमें शायद लोग अग्री करें कि नहीं करें, कि 70 साल की आजादी में भारत ने बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं, लोकशाही जमहूरियत की वैल्यूज डीपन भी हुए हैं और बहुत सारी चीजें हमने खोई भी है। वो खोई कैसे और पाई कैसे, उसको भी थोड़ा एज स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस क्या था। और इसमें मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा समय दे के समझना पड़ेगा कि हम ये मानव अधिकार, मानवता और संस्कृति की बात जब करते हैं तो क्या हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पाठशाला हो, स्कूल्स हो, एजुकेशनल करिकुलम हो, चाहे वो
कोर्ट्स हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या सरकार, क्या लोग संवैधानिक वसूल पे अपने काम को कायम रखते हैं या नहीं? Are they wedded to the constitutional vision or not? That is the question we need to ask ourselves, and that is the challenge before us today. I'd like to say that the last 3 months have been a very challenging months for all of India. हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती के दिन थे. 3 महीना से ज्यादा लॉकडाउन में हमारे देश रहा है. अभी थोड़ा बहुत खुलना शुरू हुआ है. And this has seen the biggest loss of dignity. मतलब जिस तरह 70% भारत के लोगों को ये सरकार ने ट्रीट करने का काम किया है, जो तबका अपना काम अपने आप को या तो डेली वेज अर्नर है या तो माइग्रेंट वर्कर है या तो उनकी जो रोजी रोटी वर्चुअली रोज कमा के खाने वाली है, मुझे लगता है उनके पूरे अधिकार ये 3 महीने में बिल्कुल छीने गए हैं. They have lost dignity of life. They were invisibilized except for a short while when the media was forced to give them some attention. और इसीलिए एक और भी सवाल we need to ask ourselves that if we need to deepen as a culture and a civilization which respects human rights, humanity, and syncretic culture, what has been the role of the media? पत्रकारिता का क्या रोल हुआ है? पत्रकारिता का रोल ये सब चीजों में क्या रहा है इन दिनों में, अभी भी, गए 5-10 सालों में और उसके पहले भी? तो ये सब सवाल हमारे सामने हैं. मगर मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए और नौजवानों के लिए, क्योंकि ये यूथ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है और यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो तबका जिसको जानबूझ के ये व्यवस्था वंचित करना चाह रही है, जिसमें कामगार वर्ग है, जिसमें पिछड़ा वर्ग है, जिसमें महिला है, जिसमें अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सरदार है, जिसमें दलित है, जिसमें ये सब तबकों के लिए हम बराबरी और समानता का दर्जा एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री कब दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा एक मानवता को लेकर और मानव अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए. क्योंकि जिस तरह राष्ट्रीय आंदोलन हमारा लड़ा गया था, जिसमें हर तबका साथ में मिलकर लड़ा था, जिसमें हर तबके ने अपनी कुर्बानियां दी थी, उस हिसाब से आज के भारत समाज में बराबरी का सबको नहीं दिया जा रहा है. आखिरी बात, जब हम मानवता की बात करते हैं और मानव अधिकार की बात करते हैं, तो एक चीज जो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में उभर के आ गई है, वो नफरत भरे जबान और नफरत भरे लेख, हेट स्पीच एंड हेट राइटिंग. जिस तरह संवैधानिक पद पे बैठे हुए जिम्मेदार लोग नफरत को इस्तेमाल करके हमारे समाज को डिवाइड करने की कोशिश न सिर्फ कर रहे हैं, मगर एक तबके को वंचित अपने अधिकारों से रखने की कोशिश कर रहे हैं. वो भी एक मुहिम. It's crying for a movement to raise a voice against the hatred in our midst. The hate speech is actually othering our own people. It is making them less privileged than they were before. There's a balance of power against those whom we spew hate. And if powerful people in powerful positions use hate speech as a method of political mobilization, then the section which is being othered is denied the right to life with dignity and right to life with equality before the law. तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि हम नफरत भरे जबान और नफरत भरे लेख को लेकर हम किस तरह हमारी मुहिम को अमन पसंद तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम आगे कैसे बढ़ाएं. मैं याद दिला दूं कि कोविड-19 के लॉकडाउन की शुरुआत के 2-4 हफ्ते में, 5-6 हफ्ते में किस तरह की बातें हमारे टेलीविजन चैनल्स पे दिखाई गई. एक मजमा हुआ था निजामुद्दीन पे, उसको लेकर किस तरह की नफरत फैलाने का काम किया गया. बाकी जगह जहां पे गैदरिंग्स हुए थे उस पे कोई नजर किसी ने नहीं डाली. ये भी सवाल किसी ने नहीं पूछा कि वो मजमे जो निजामुद्दीन में हुआ था उसमें परमिशन किसने दिया था, कौन से अधिकारी ने दिया था, उसके ऊपर आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हो. और वो एक बात को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर टेलीविजन चैनल ने जिस तरह नफरत हमारे भाई बहनों के खिलाफ फैलाने का काम किया है, उसकी वजह से छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले,
छोटे छोटे धंधा करने वालों के ऊपर, वॉचमैन के ऊपर असर पड़ा है। और ये एक बहुत न सिर्फ डरावनक चीज है मगर चिंताजनक चीज है। तो अगर हमें मानवता, मानवाधिकार और संस्कृति की बात, एकीकरण की बात करनी है, तो वो संस्कृति में नफरत और नफरत भरी जबान और लेख की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नफरत के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा, अमन पसंद एक मुहिम चलानी पड़ेगी। और मेरा संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस cjp.org.in, आप प्लीज ये वेबसाइट पे जाइए और हेट हटाओ हमारा जो मुहिम है उसमें आप शरीक रहिए। आखिरी बात, गए 3 महीने में मैं जब भी कहीं पे भी बात करती हूँ तो मैं ये जरूर ये बात रखती हूँ कि कोविड-19 के लॉकडाउन को गैर इस्तेमाल करते हुए जिस तरह की दिल्ली पुलिस ने 1300 से ऊपर नौजवानों को, न सिर्फ नौजवानों को, ज्यादातर मुसलमानों को गिरफ्तार करने का काम किया है गैर कानूनी तरीके से, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया भी है, आगे भी उठाएंगे। जिस तरह नौजवान महिला लीडरशिप, सरफराज जरगर हो, खालिद सैफी हो, कोई भी हो, जिन्होंने शांतिपूर्वक अमन पसंद एजिटेशन CAA, NRC, NPR के खिलाफ जिन्होंने चलाई थी दिल्ली में, वो आवाज बंद करने के लिए इस तरह की पुलिस का इस्तेमाल, फॉल्स केसेस का इस्तेमाल, UAPA के इस्तेमाल करने का काम जो ये सरकार दिल्ली में कर रही है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना, कंसिस्टेंटली आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये नौजवान जिनके ऊपर केस किए गए हैं वो हमारी फ्यूचर यूथ लीडरशिप है देश की, और इसीलिए सबका फर्ज बनता है कि हम इसके लिए आवाज उठाएं। मुझे लगता है कि आधा घंटा शायद हो गया है। शुजात जी, मेरा समय हो गया है क्या सर? आप अगर चाहें तो और कंटिन्यू कर सकती हैं अगर आपके कोई पॉइंट बाकी रह गए हैं। बस 1-2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगी, 1-2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगी, कोई मुद्दा छूट ना जाए। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि जब ये सब्जेक्ट को हम टैकल करें कि मानव अधिकार, मानवता और संस्कृति की एकीकरण, तो हम इतिहास को बारीकी से झांके, हमारे ट्रेडिशंस जिससे हमें बराबरी और समानता की लड़ाई लड़ने की ताकत मिलती है, उसको हम मजबूत करें। साथ साथ आज की सूरत हाल, आज की परिस्थितियां को समझे, और मुहिम आज तभी आगे बढ़ सकती है जब हम एक दूसरे के साथ में मिलके हम मुहिम को चलाएं। कहने का मतलब ये है कि जो आज अल्पसंख्यक लीडरशिप के साथ ये सरकार कर रही है दिल्ली में, वही बात ये सरकार हमारे कामगार वर्ग के साथ कर रही है, हमारे माइग्रेंट लेबर के साथ कर रही है। यही पीरियड में लेबर राइट्स को भी खत्म करने का काम ये सरकार ने किया है। मतलब जो पहले 150 साल के बाद जो लेबर के अधिकार लोगों ने लड़ लड़ के लिए थे, वो खत्म करने का काम किया है। अभी कंपलसरी 8 घंटे से 12 घंटे दिन में काम करने का काम, 6 घंटे के बाद रेस्ट के बजाय 9 घंटे के बाद रेस्ट करने का, ये सब चीजें ये सरकार ने इसी दरमियान लाने की कोशिशें की हैं। उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी लागू कर चुका है, मध्य प्रदेश ने भी लागू कर चुका है, गुजरात राज्य में भी ये बात लागू हो चुकी है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि आगे कदम हम, अगर हमें मानवाधिकार, मानवता और हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करना है, तो हमें अलायंस बिल्डिंग करना पड़ेगा कि हमारे युवकों की संगठन, अल्पसंख्यकों के संगठन, लेबर लॉ के संगठन, माइग्रेंट लेबर के संगठन, आदिवासी और जंगल जमीन अधिकार बचाने के संगठनों को साथ में मिलकर अपनी लड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हमारी एक दूसरे से हमें मजबूती भी मिले और हमारी लड़ाई ज्यादा सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं। मैम, पहला सवाल है कि व्हाट आर द वेज वी कैन टैकल हेट पॉलिटिक्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इट्स नॉट एन इजी आंसर। देयर आर 5 or 6 वेज। अगर ये नफरत मीडिया से उगाली जाती है, if the source is the media, like if it is print media, तो फिर आपको प्रेस काउंसिल में जाना पड़ेगा। अगर टेलीविजन मीडिया है तो आपको
NBSA में जाना पड़ेगा, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आप हमारे वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो हमने वहां पे गाइडलाइंस दिए हैं कि हाउ डू यू फाइल अ कंप्लेंट अंडर NBSA, किस तरह आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। और मैं आपको खास बताती हूँ क्योंकि हमारे संगठन ने कम से कम 15 कंप्लेंट फाइल की है NBSA में। 3 में हमें बहुत फेवरेबल ऑर्डर